हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेट एग्जाम्स मंत्रा में। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक हमने हिस्ट्री की 2 क्लास आपके सामने ला चुके हैं और उन दोनों क्लास में हमने आपको प्लासी तक पढ़ा दिया। प्लासी की लड़ाई किसके समय हुई है ये हमने आपको बता दिया है, वो है आलमगीर सेकंड। ठीक है, अब उसी के आगे चलना है क्योंकि प्लासी के बाद आलमगीर सेकंड के बाद जो मुगल बादशाह बनता है हम उसके बारे में देखेंगे। उसके समय क्या क्या काम हुआ वो देखेंगे। ठीक है, और उसके समय कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा है प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई ये हुई है 1757 में। ठीक है, ये हमने कल देख लिया है। आज हम देखेंगे इससे आगे इस लड़ाई में क्या होता है। कल हमने आपको बताया था कि इसमें ब्रिटिश की जीत होती है। ठीक है, क्योंकि इस लड़ाई में जो है बंगाल का नवाब होता है उसको साथ विश्वासघात होता है। ठीक है, तो उस विश्वासघात की वजह से ब्रिटिश ये युद्ध जीत जाते हैं। अब जो मुगल बादशाह बनता है आलमगीर के बाद उसका नाम होता है शाह आलम। शाह आलम ये भी सेकंड है, शाह आलम सेकंड। जो उसका टाइम पीरियड है वो है 1759 से लेके 1806। 1759 से 1806 ये इसका टाइम पीरियड है। ये मुगल बादशाह इतना इम्पोर्टेंट है कि कहते हैं कि अकबर और उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसने शासन किया है वो यही है। ठीक है, शाह आलम सेकंड। इसके बारे में क्या है, सबसे पहली बात इसका रियल नेम, इसका वास्तविक नाम क्या है ये देख लेते हैं। इसका वास्तविक नाम है वो है अली गौहर। अली गौहर ये इसका वास्तविक नाम है। ठीक है, पूछता है कि शाह आलम सेकंड का वास्तविक नाम क्या है या किस मुगल बादशाह का नाम अली गौहर है। ठीक है, शाह आलम का। अब पूछेगा अली गौहर जो है इसको एक और इसका टाइटल है जिसको बोलते हैं बिना मुकुट वाला बादशाह। बिना मुकुट वाला बादशाह या फिर इसको बोलते हैं बेताज बादशाह। क्या बोलते हैं? बेताज बादशाह। ठीक है, क्यों बोलते हैं बिना मुकुट वाला बादशाह ये अभी हम आपको बताएंगे। ये पहला ऐसा वो है मुगल बादशाह है जिसको पेंशन दी गई थी। किसने दी पेंशन? ब्रिटिश ने, मतलब अंग्रेजों ने। अंग्रेजों से पेंशन पाने वाला शाह आलम सेकंड पहला मुगल बादशाह। ठीक है, इसको इसके गद्दी से मतलब मुगल सिंहासन का हटा दिया गया था। कैसे हटाया, कैसे क्या हुआ वो अभी देखते हैं। इसके समय एक युद्ध होता है। अभी हमने इसके पहले आपको बताया था इससे पहली वाली वीडियो में प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई के बाद जो नवाब बनता है वो बनता है मीर जाफर, क्योंकि उसने क्लाइव के मतलब जो ब्रिटिश थे, क्लाइव था उस समय, उसने मीर जाफर से प्रॉमिस किया था कि अगर तुम हमारा युद्ध में साथ दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो मीर जाफर ने यही किया। तो जो नवाब बना बंगाल का वो बना मीर जाफर। मीर जाफर ये जो है सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसने विश्वासघात किया और नवाब बन गया। जब ये नवाब बना तो ये इसने मीर जाफर ने ब्रिटिश को खुश करने के लिए काफ़ी काम किया। फिर जो रॉबर्ट क्लाइव था वो कुछ समय के लिए लंदन चला गया और उसके जो गवर्नर का पद था वो ले लिया हॉलवेल ने। हॉलवेल ने ये जब हम आपको बंगाल पढ़ाएंगे उसमें सारी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो हॉलवेल, अब इसमें हॉलवेल के बाद मीर जाफर ने मतलब हॉलवेल ने मीर जाफर को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि मीर जाफर हॉलवेल की शर्तें नहीं पूरी कर पा रहा था। ये बार बार इससे पैसे की डिमांड करता था। जब इसकी खजाने से पूरा पैसा ख़त्म हो गया तो वो कहाँ से पैसा दे? तो इसने क्या किया, इसको हटा के इसका एक दामाद था, उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम ये अब नवाब बन गया। मीर जाफर हट गया, अब मीर कासिम नवाब बन गया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो मीर कासिम है ये थोड़ा योग्य व्यक्ति है। यह योग्य है मीर जाफर की अपेक्षा। इसने कुछ सुधार किए
और शासन व्यवस्था टाइट की और अपनी राजधानी परिवर्तन कर दी इसने। पहले राजधानी थी मीर जाफर के समय मुर्शिदाबाद थी। उसके बाद जो मीर कासिम ने इस राजधानी का स्थानांतरण मुंगेर कर दिया। मुंगेर, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया? तो कौन है वो? मीर कासिम। ठीक है, जब इसने ये राजधानी परिवर्तन कर दिया तो ब्रिटिश को पता चला हुआ। ब्रिटिश ने जब पता चला तो इसने मीर कासिम से मिलने गए। तो मीर कासिम से मिलने गए तो इसने मीर कासिम के ऊपर दबाव डाल दिया। दबाव डाला और मिस्टर हालवेल ने इसको खूब भड़काया कासिम को कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करना और तुम्हें जो भी काम करने हो हमसे पूछ के करोगे, अपने मन से तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको लगा कहीं ना कहीं कि यार नवाब तो मैं हूँ और मैं जो है इसके बात क्यों मानूँ। तो कुछ नहीं, ये जो है बंगाल से थोड़ी देर के लिए दूर चला गया और ये चला गया अवध की तरफ। कहाँ चला गया? अवध। अवध की ओर चला गया। अवध का उस समय नवाब था, वो कौन था? वो था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था। ठीक है, तो अवध की ओर चला गया। कौन चला गया? मीर कासिम। आ गए भैया मीर कासिम। जब मीर कासिम अवध पहुंचे तो उसने देखा कि अवध में ऑलरेडी एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उस व्यक्ति का नाम है शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड। उसने कहा कि अरे मुग़ल बादशाह आप भी यहाँ बैठे हैं। उस समय मुग़ल बादशाह की अहमियत थी इनके सामने, ब्रिटिश के सामने नहीं थी। तो मीर कासिम ने कहा कि आप भी यहाँ बैठे हैं। तब शाह आलम कहता है तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, आओ इस गम को मार डालो। तो यहाँ पे जो गम है वो कौन है? ब्रिटिश। ब्रिटिश ये गम है, ये चिपकाने वाला गम नहीं है, वो वाला गम है। तो तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, आओ इस गम को मार डालो। और तीनों ने मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई। तीनों की सेना, अब आप सोच सकते हैं कि प्लासी की सेना, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब नवाब की सेना बहुत बड़ी थी और उसमें सिर्फ बंगाल की सेना थी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि इसमें बंगाल की सेना, अवध की सेना और सबसे बड़ी बात शाह आलम मानी मुग़ल बादशाह की सेना, तो ये सेना कितनी बड़ी होगी। तो तीनों ने एक संयुक्त सेना बनाई और तीनों ने ब्रिटिश से एक लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई का नाम है बक्सर का युद्ध। सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है, युद्धों में से एक ये भी है, बक्सर का युद्ध। ये युद्ध होता है 1764 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध लड़ा इसने। अब ये युद्ध जो है ब्रिटिश की ओर से और शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम की ओर से लड़ा गया। ठीक है, इतनी बड़ी सेना शाह आलम जो है अपने महल के रसोइयों तक को ले गया था। गाने बजाने वाले और एंटरटेनमेंट करने वाले सबको ले गया। सेना बड़ी दिखनी चाहिए, अपने हाथी में बैठ के गया। और इतनी बड़ी सेना बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश से हार गई। कैसे हार गई वो भी देखते हैं। ब्रिटिश की सेना संख्या में भले ही कम थी, लेकिन सारी सेना प्रशिक्षित थी, अच्छे से लड़ने वाले थे। यहाँ पर है शुजाउद्दौला, यहाँ पर है शाह आलम और यहाँ पर है मीर कासिम। ठीक है, इन तीनों की सेना हो गई। और इस तरफ जो है वो है ब्रिटिश। यहाँ ब्रिटिश जो है अकेले खड़े हैं। इन तीनों की सेना, संयुक्त सेना को ब्रिटिश ने बक्सर के युद्ध में हरा दिया। किसके युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। यह युद्ध कब होता है? 1764। अगर क्वेश्चन पूछे बक्सर के युद्ध कब हुआ? 1764। किसके किसके बीच हुआ? तो आप देखिए
शुजाउद्दौला, शाह आलम, मीर कासिम, ये एक पार्टी में थे और ब्रिटिश दूसरी पार्टी में थे। अगर वो नाम देकर नहीं पूछेगा तो उनके राज्य देकर पूछेगा, जैसे बंगाल, अवध और मुगल बादशाह, ठीक है, यानी दिल्ली, ठीक है, या फिर इधर पूछ लेगा ब्रिटिश। तो इन तीनों को सेना को ब्रिटिश ने हरा दिया, क्योंकि ब्रिटिश की सेना बड़ी संख्या में कम थी, लेकिन इनकी सेना जो है प्रशिक्षित थी, प्रशिक्षित सेना थी, और इनके मुगल बादशाह की सेना को हरा दिया। और इस सेना का हराने के बाद इसने ऑन द स्पॉट क्या किया, मीर कासिम की वहीं हत्या कर दी। बक्सर के युद्ध में बोलेगा, क्वेश्चन अगर आएगा तो ये पूछेगा कि किसकी मृत्यु ऑन द स्पॉट हुई है, तो किसकी हुई है, मीर कासिम की, ठीक है, मीर कासिम की वहीं पर डेथ हो गई, वहीं मर गया ये। अब बचे कौन, शुजाउद्दौला और शाह आलम। तो ब्रिटिश ने इन दोनों से संधि कर ली। देखिए ये युद्ध जो है 1764 में हुआ है, और जो संधि हुई है उस संधि को कहते हैं इलाहाबाद की संधि। क्या बोलते हैं, इलाहाबाद की संधि। ये संधि हुई है 1765 में। आपको सोचिए कि संधि होने में 1 साल लग गया। कैसे लग गया, क्योंकि जो जिसने युद्ध लड़ा उसने संधि की ही नहीं। संधि करने के लिए स्पेशल किसी बंदे को बुलाया गया, और उस बंदे का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जिसने प्लासी की लड़ाई लड़ी और बंगाल को अपने कब्जे में किया। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जो संधि करने आता है 1765 में। इसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। ये इतनी फेमस संधि है कि इसी संधि से, या भी ये कह सकते हैं कि इसी लड़ाई से ब्रिटिश का जो है प्रभुत्व है या स्थापित है वो भारत में आया। ब्रिटिश जो है भारत में शासन करने का मन बनाया इन लोगों ने इसी लड़ाई से, ठीक है। तो इलाहाबाद की लड़ाई, ये इलाहाबाद संधि हुई 1765 में। अब ये संधि क्या है ये आप देख लीजिए कि इलाहाबाद की संधि आखिर है क्या। देखिए इलाहाबाद की संधि 1765, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। इस संधि में मीर कासिम पहले मर चुका, ठीक है। अब कौन बचा, शुजाउद्दौला। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव शुजाउद्दौला के पास आएगा और इससे जो है संधि करेगा, और संधि में शुजाउद्दौला से इसके इलाहाबाद और प्लस कड़ा, इसका क्षेत्र ले लेगा। एक इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र ले लेगा, ठीक है। इससे 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में लेगा कि हमारा नुकसान हुआ है, ठीक है। 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में ले लेगा। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र प्लस 50 लाख रुपए, ठीक है। अब इससे संधि कर ली। इस संधि में इसको कुछ नहीं मिला, बस इसको ये मिला कि जब भी अवध में किसी बाहरी शक्ति अटैक करेगी तो ब्रिटिश इसकी सहायता करेंगे, बस इतना ही इसको मिला। और इसने इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र दे दिया और 50 लाख रुपए दे दिए। अब देखो, अब संधि होगी मुगल बादशाह यानी शाह आलम सेकेंड से, ठीक है। अब इससे देखिए, अब जो है रॉबर्ट क्लाइव है ब्रिटिश का अधिकारी, उसने क्या किया, इस संधि में शाह आलम ने सब संधि की तो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र इसको उठाकर दे दिया। मतलब इससे लेके ये क्षेत्र इसको दे दिया, ठीक है, इसको दे दिया। और इस 50 लाख में से 26 लाख रुपए, इसी 50 में से 26 लाख रुपए भी इसको दे दिए, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको क्या मिला, इसको उठा के इसको दे दिया। जो बंदा इनसे संधि कर रहा था वो बहुत माइंडेड था, उसको इसीलिए बुलाया गया था। तो इसने इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र
शाह आलम को दे दिया, उस 50 लाख में 26 लाख रुपए इसको दे दिए। अब देखिए जो इसको मिला वो क्या मिला, शाह आलम से उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा इसकी दीवानी प्राप्त कर ली। दीवानी मतलब सारे दीवानी अधिकार किसको हो गए, ब्रिटिश के हो गए, ठीक है, क्योंकि ये मुगल बादशाह है, पूरे भारत में इसका अधिकार है। तो इससे इसने बंगाल बिहार और उड़ीसा ले लिया। प्लस इसको जो इसने 26 लाख रुपए दिए ना, वो पेंशन के तौर पे दिए हैं। किस तौर पे दिए हैं, पेंशन के तौर पे। इसका मतलब ये अब नाम का मुगल बादशाह है, ये अब सिर्फ नाम का मुगल बादशाह बना है, ये वास्तविकता में मुगल बादशाह नहीं रहा। ये पेंशन पाने लगा। अब पेंशन पाने के बाद उसके जो अधिकार होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। तो 26 लाख रुपए शाह आलम को देने के बाद, अच्छा जब ये दे रहा था उस समय वो कौन था, गवर्नर, तो उस समय हेस्टिंग था। कौन था, हेस्टिंग, ठीक है, हेस्टिंग था। तो बंगाल बिहार उड़ीसा की जब दीवानी मिली इसको और 26 लाख रुपए इसको मिले, तो ये जो पेंशन पाने वाला पहला मुगल बादशाह बन गया और इसको उस गद्दी से हटा भी दिया गया। अब ये सिर्फ नाम का मुगल बादशाह बना, हालांकि इसको पूरी तरह से अपदस्थ नहीं किया गया। अपदस्थ मतलब हटाया नहीं गया, क्योंकि अगर इसको हटा देते तो जो ब्रिटिश के जो महत्वाकांक्षा अधिकार हैं, या फिर ये बोल दो जो इनका उद्देश्य था, जो अंग्रेजों का असली चेहरा था, वो सबके सामने आ जाता। और अगर वो सबके सामने आ जाता तो भारत में अभी ऐसी शक्तियां बची हुई थी जो ब्रिटिश से मुकाबला कर सकती थी, जैसे कि मैसूर, टीपू सुल्तान, मराठा, ठीक है, कर्नाटक, इस तरह की शक्तियां अभी यहाँ पर मौजूद थी, ठीक। तो ये बक्सर के युद्ध में देखा आपने इलाहाबाद संधि कैसे हुई, मीर कासिम मर गया, शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा ले लिया गया, 50 लाख रुपए ले लिए गए। इस 50 लाख में 26 लाख रुपए शाह आलम को दिया गया और शाह आलम से बंगाल बिहार उड़ीसा ले ली गए, ठीक है। इन सब में ब्रिटिश ने अपने पास से कुछ भी नहीं दिया, ठीक। ये थी इलाहाबाद की संधि, समझ में आ गया। इसी संधि के बाद ये इलाहाबाद की संधि खत्म होती है और बक्सर के युद्ध, इस युद्ध में ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, इतना ज़्यादा लाभ हुआ कि उसको दीवानी मिल गई वहाँ की बंगाल बिहार और उड़ीसा की, यानी वहाँ का भू राजस्व, वहाँ के सारे अधिकार, नियम कानून, ये सब कौन बनाएगा, ब्रिटिश बनाएंगे। और जो भी ब्रिटिश को टैक्स दिया जाता है, उस समय ब्रिटिश के अलावा फ्रांसीसी, डेन, स्वीडिश, ये सारी जो थे ये ब्रिटिश को, मुगल बादशाह को टैक्स दिया करते थे, व्यापार करने वाला। तो उन टैक्स जो वो देते तो मुगल बादशाह को थे, लेकिन अब से वो टैक्स भी किसके पास जाने लगा, ब्रिटिश के पास। क्यों, क्योंकि मुगल बादशाह जो है वो ब्रिटिश के अंडर पे है, ठीक है, पेंशन पा रहा है ना वो, तो उसके अंडर में है। तो जो टैक्स मिल रहा है वो मिल तो मुगल बादशाह को रहा है, लेकिन जा किसके पास रहा है, ब्रिटिश के पास, क्योंकि हम डालते जो आगे से मुगल बादशाह के पास जा रहा है और पीछे ब्रिटिश बैठा है, तो पीछे से अंग्रेजों के पास जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इलाहाबाद की संधि। अब इसके आगे देखते हैं। शाह आलम जो है गद्दी से उतार दिए गए हैं। एक बार फिर ऐसा मौका आता है और मराठा जो दक्षिण में है, साउथ में, वो एक बार शाह आलम को दोबारा गद्दी पे बैठा देते हैं, ठीक है। वो कब बैठाएंगे वो इसी में देख लो। शाह आलम अठारह सौ 6 तक, देखिए 65 में युद्ध हुआ और ये 6 तक गया। क्यों, क्योंकि ये पेंशन पा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बैठा आराम से। पेंशन पाने के बाद ये जो है चला गया था इलाहाबाद, क्योंकि इसको इलाहाबाद किला मिल गया था, इलाहाबाद चला गया, वहाँ आराम से बैठा है। और मुगल बादशाह जो है इलाहाबाद में बैठा है और ब्रिटिश जो है पूरे भारत में, पूरे नहीं आधे भारत में अपना राज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद नीचे से मराठा आते हैं
और मराठा जो है इसको दोबारा बैठा देते हैं कहाँ, गद्दी पे, और ये फिर से मुगल बादशाह बन जाता है। ठीक है, इस बात से हेस्टिंग जो है बहुत गुस्सा होता है, हेस्टिंग गुस्सा आता है और हेस्टिंग इसकी पेंशन बंद कर देता है। ठीक है, और ये मुगल बादशाह अभी तक जो अंग्रेजों के अंडर पे है फिर चला जाता है मराठों के अंडर में। ठीक है, मराठा बहुत शक्तिशाली थे उस टाइम पे, तो ये मराठों के अंडर में चला गया। ठीक है, अब ये राज करने लगा। ये राज करता है कब तक, 1806 तक। अब जो इसके बाद मुगल बादशाह बनता है उसका नाम है अकबर। ये वो अकबर नहीं है जो बाबर हुमायूं वाला था, ये है अकबर द्वितीय, दूसरा अकबर है। इसको भी देख लेते हैं। शाह आलम जो था बिना पेंशन वाला था, अब अकबर द्वितीय कैसा है देखते हैं। अब जितने भी आएंगे मोस्टली सब सेकंड वाले आएंगे। आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो है वो था 1806 तक, तो 1806 से ये भी चालू हो जाएगा, 1837 तक रहेगा। 31 वर्ष ये राज करता है। शाह आलम के बाद जिसने सबसे ज़्यादा राज किया वो ये है। ठीक है, चौथे नंबर पे अकबर सेकंड। इसको क्या है देख लो, ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें ये है कि सबसे पहली बात, यही वो पर्सन है या यही वो मुगल बादशाह है जिसने राजा राम मोहन राय को राज्य की उपाधि दी और ये बन गए राजा राम मोहन राय। ठीक है, पहले इनका नाम था मोहन, सबसे बाद इनका नाम राम मोहन था। जो राय है ये इनके पिताजी ने दिया, जो राजा है ये अकबर ने दिया, तो इनका नाम हो गया राजा राम मोहन राय। इसने एक काम ये किया। ठीक है, अच्छा इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि क्यों दी, कुछ आइडिया? वो इसलिए दी क्योंकि जो राजा राम मोहन राय है ये इसकी पेंशन के लिए, किसकी, अकबर सेकेंड की पेंशन की बात करने ब्रिटिश के यहाँ यानी इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड में संसद पर गए थे और इसकी बात की थी, और वो बात उनकी मान ली गई थी, इसलिए इसको जो है राजा की उपाधि दी गई। ठीक, दूसरी बात, इसकी समय की दूसरी बात क्या है, ये पहला ऐसा मुगल बादशाह है जो अंग्रेजों के संरक्षण में बना था। किसके संरक्षण में, अंग्रेजों के। यहाँ से प्रश्न उठेगा कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह, अंग्रेजों के संरक्षण यानी अंग्रेजों ने इसको बनाया था। ठीक है, इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा वो क्या था, अंग्रेजों ने उसको पेंशन दी थी, यानी ब्रिटिश से पेंशन पाने वाला पहला मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। ठीक है, और ये क्या है, अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर सेकंड। ठीक, टाइम पीरियड 1886 से 1837। इसकी जो बादशाहत है, बादशाहत मतलब बादशाह है ये, तो इसकी जो बादशाहत है वो दिल्ली के लाल किले तक ही रही है। दिल्ली के लाल किले, इसका मतलब जो ये मुगल बादशाह है अकबर सेकेंड, ये जो है दिल्ली के लाल किले के अंदर ही शासन कर पाया है। इसने कोई भी काम किया, पहली बार तो काम ही नहीं किया, और अगर इसने एक दो डिसीजन भी लिए हैं ना तो मुगल बादशाह से, अंग्रेजों से पूछ के लिए हैं। तो इसकी जो बादशाहत है वो दिल्ली के लाल किले के अंदर रही है। तो 31 साल उसने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही बिताए हैं, लाल किले के अंदर। ठीक है, कभी भी किसी राज्य में नहीं गया, कहीं नहीं गया, क्योंकि इसके ऊपर रोक टोक थी। कौन किए था, अंग्रेज किए थे। तो इसका यहीं तक है कि 6 से 37 तक रहा है। और इसका रोल क्या है, इसने सिर्फ राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। ठीक है, क्यों दी, क्योंकि वो इसका पक्ष लेने लंदन गए थे। ठीक, और क्या हुआ, ये अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। ठीक है, अकबर सेकंड। अब हम जिसके बारे में पढ़ेंगे उसका रोल बहुत है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसका रोल भी है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। अकबर सेकंड में ज़्यादा कुछ नहीं, इतनी बातें हैं, 2 बातें इसमें। अब जो मुगल बादशाह आएगा वो मुझे लगता है कि अंतिम मुगल बादशाह, क्योंकि उसके बाद कोई मुगल बादशाह बना ही नहीं। ठीक है, उसका नाम है बहादुर शाह सेकंड, क्योंकि अब सारे सेकंड ही हैं। बहादुर शाह सेकंड।
बहादुर शाह सेकंड, इसको बोलते हैं बहादुर शाह जफर भी, बहादुर शाह जफर। इसको जफर क्यों बोलते हैं? इसको जफर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जफर नाम से कविता लिखता था, जफर के नाम से कविता लिखता था, इसलिए बोलते हैं इसको बहादुर शाह जफर। ठीक है, या बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड। इसका टाइम पीरियड है वो है, इससे पहले वाला कहाँ तक था? 1837 तक। इसका निकलेगा 1837 से 1857। ठीक, 37 से 57। इसको देख लेते हैं। इसके समय की घटना, इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है, इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, 1857। ठीक, ये विद्रोह कैसे हुआ? ये विद्रोह जगह जगह हुआ, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बिहार, इलाहाबाद। ठीक है, लगभग काफ़ी जगह हुआ, पर कहीं भी एक साथ नहीं हुआ। इसकी असफलता के सबसे बड़ा कारण यही है कि सबसे पहले तो नेतृत्व की कमी रही। किसी ने इसका ये नाम के बाद थे, कुछ था, इनका रोल नहीं था, क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि ये इस विद्रोह के नेता हैं। सबसे बड़ी बात, जब ये विद्रोह हो रहा था, उस दिन विद्रोही जो है सुबह सुबह 8:30-9 बजे पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली पहुंच गए, कहाँ? ये है बहादुर शाह का कक्ष, कमरा। यहाँ ये लेटे हैं बहादुर शाह आराम से, ये लेटे हैं। ठीक है, और सुबह सुबह क्या हुआ? एक ये सारी विद्रोही सुबह सुबह इसके कमरे के चारों ओर बैठ गए ऐसे, और इंतज़ार करने लगे कि कब ये सो के उठें, कब इनसे बात की जाए। तो जैसे सुबह 8:30-9 बजा, ये सो के उठे, इसने अपने चारों ओर देखा, इतने सारे लोग, यहाँ तात्या टोपे, यहाँ झांसी की रानी, यहाँ नाना साहब, यहाँ सारे लोग बैठे थे। तो ये थोड़ा शौक हुआ, फिर पूछा इसने, भैया क्या बात है? तो सब लोगों ने बताया कि आप हमारे नेता हो। क्या हो? नेता हो। खुश हो गया, अच्छी बात है। किस बात के नेता? कहा हम लोगों ने विद्रोह किया है 1857 का, 1857 का विद्रोह किया है, और उस विद्रोह में हमने आपको अपना नेता बनाया है। अच्छा, एक बात सोचने वाली है, ये बुढ़े आदमी थे, ठीक है, लड़ भी नहीं सकते थे कि किसी से लड़ें, तो नेता इन्हीं को क्यों बनाया गया? इनकी सेना में इतने वीर वीर लोग थे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वाजिद अली शाह और कुंवर सिंह, बिहार का शेर जिसको बोलते हैं, नाना साहब और लियाकत अली, इतने लोग थे, अजीमुल्ला। इन लोगों को नहीं बनाया गया और ये बुढ़े आदमी को नेता बना दिया गया। क्यों? ये नेता इसलिए बनाया गया है, ये हम आपको बता दें, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो बोलते थे, वो हम, सबसे बड़ी बात, वो हम पे शासन क्यों करते थे? क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि हम लोग सबसे अच्छी नस्ल के हैं। इसका मतलब सबसे, दुनिया में सबसे सभ्य इंसान हम लोग हैं, और हम लोग आप सबको सभ्य बनाने आए हैं। यानी आप सबके अंदर अच्छे अच्छे गुण और सभ्यता का परिचय देने के लिए कैसे क्या होता है ये करने आए। तो दुनिया में हमारी नस्ल सबसे अच्छी है, दुनिया में हमारी नस्ल सबसे अच्छी है। ये कौन बोलता है? ये ब्रिटिश बोलते हैं। तो ब्रिटिश जो है, जब दुनिया में सबसे अच्छी नस्ल के हैं, तो ये उन्हीं से बात करेंगे जो इनके बराबर का होगा। ठीक है, अगर ये किसी ऐसे वैसे को राजा बना देते हैं, जैसे कि इन्होंने बना दिया रामलाल को राजा, अपनी विद्रोह का नेता बना दिया रामलाल को, ठीक है, तो अगर विद्रोह में अगर इससे अंग्रेज पूछते हैं कि तुम्हारा नेता कौन है, तो ये बोलते हैं रामलाल। तो कहते कौन रामलाल? कहते श्यामलाल का लड़का। अब कहते श्यामलाल कौन है? कहेंगे मिश्री लाल जी का लड़का। कहेंगे मिश्री लाल कौन है? तो ऐसे ही, मतलब किसी को पता नहीं है कि कोई ठोस आदमी हो। ठीक है, और अगर इन लोग बोलेंगे कि हमारा नेता कौन है? बहादुर शाह, तो इन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन बहादुर शाह। ठीक है, क्योंकि ये जो है खानदानी है, बाबर, हुमायूं, उससे पहले भी मंगोल का, चंगेजों का, मंगोलों का खून है इनके अंदर। तो इनको, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन बहादुर शाह। और उस समय पूरे भारत में अंग्रेजों के बाद जो असली नस्ल थे वो इन्हीं का था।
अच्छे खून का, असली नस्ल का। हालांकि सबकी नस्ल अच्छी होती है, लेकिन इन लोगों को मानना होता है, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों ने बहादुर शाह को नेता बनाया। ये सिर्फ नाम का नेता था, कोई भी दिशा निर्देश, किसी को कंट्रोल करना, कुछ नहीं। बस कार्ड में छप गया नाम कि प्रेषक में सबसे पहले यही आ गया, ठीक। अब इनके जो है वास्तविक सत्ता इसके पास नहीं थी। वास्तविक सत्ता जो थी वो थी बख्त खां के पास। बख्त खां ये कहाँ का था? ये बरेली से लड़ रहा था। बा से बख्त, बा से बरेली, ठीक है। बरेली से था और ये दिल्ली पे ही था उस टाइम पे। ये इसका सेनापति टाइप में था। तो नाम का नेता ये हुआ, सत्ता बख्त खां के पास आ गई, पूरी शक्ति। अब ये कंट्रोल कर रहा है। फिर इसने भी कंट्रोल नहीं किया, सब लोग अपने अपने में लड़ने लगे और ये विद्रोह जो है हो गया असफल। सब लोग मारे गए। झांसी में लड़ते लड़ते लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची, वहाँ मारी गई। तात्या टोपे नेपाल चले गए और वहाँ से किसी ने खबर दे दी, विश्वासघात किया तो वो भी मारे गए। यहाँ बेगम हजरत महल, यहाँ से नाना साहब। सिर्फ एक बंदा था जिसको अंग्रेज हरा नहीं पाए, उसका नाम था कुंवर सिंह। वो लड़ते लड़ते मारा गया पर वो हारा नहीं, और उसको कहते हैं बिहार का शेर, ठीक है। और जब ये जो बहादुर शाह थे, इसके दो लड़के थे, ठीक है। एक का नाम था मिर्जा मुगल, ठीक है। एक का नाम था ख्वाजा, ठीक है। एक का नाम मुगल, एक का नाम था ख्वाजा। इसके दो लड़के थे। और बहादुर शाह सेकेंड के दो लड़के के साथ साथ इनका एक पोता था जिनका नाम था अबू वक्र। अबू वक्र। इन तीनों को एक अधिकारी होता है जिसका नाम होता है हडसन, वो गोली मार देता, ठीक। और बहादुर शाह सेकेंड को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसको गिरफ्तार करने के बाद रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ भेजते हैं? रंगून। ये क्वेश्चन बनता है कि कहाँ भेजा गया? रंगून। रंगून कहाँ है? बर्मा, म्यांमार, वहाँ पर, ठीक है। रंगून भेज दिया गया और वहीं पर इसकी मौत हो गई, ठीक। इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा बदनसीब मुगल बादशाह था जिसको अपने वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ से चैप्टर खत्म हो गया मुगल बादशाह या बहादुर शाह सेकंड का। यहाँ से पूरा मुगल खत्म। देख लीजिए इसको, इसने समय क्या क्या हुआ। 1857 का रिवॉल्ट हुआ, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण घटना। इसको जफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस नाम से कविता लिखता है, ठीक है। इसके समय जो वास्तविक शक्ति इसके पास थी, बख्त खां के पास, कहाँ का था? बरेली का। इसके पुत्र कितने हैं? 2, मिर्जा मुगल और ख्वाजा। इनका एक पोता है जिसका नाम है अबू वक्र, ठीक है। इन सबको गोली कौन मारता है? यह अधिकारी है ब्रिटिश का जिसका नाम है हडसन, ठीक है। और जो हडसन ही इसको गिरफ्तार करता है, कहाँ से? ये करता है हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके कहाँ भेज देता है? रंगून भेज देता है, ठीक है। ये थी मुगल की हिस्ट्री। तो हमने आपको 3 वीडियो में पूरा मुगल समझा दिया। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बहादुर शाह फर्स्ट से, शाह आलम फर्स्ट से, ठीक है। कहाँ ख़त्म हुआ? बहादुर शाह सेकंड में। बहादुर शाह फर्स्ट से स्टार्ट होकर बहादुर शाह सेकंड में आधुनिक भारत के जितने मुगल थे वो आपको 3 वीडियो में ख़त्म कर दिए। तो आपको किसी भी वीडियो में, या आपने इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने क्रम से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन सी घटना हुई, क्योंकि सारी घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे बक्सर का युद्ध, ये कनेक्टेड किससे है? जो हमने ये बक्सर पढ़ाया आपको, वो बक्सर का युद्ध कनेक्ट है प्लासी की लड़ाई से। क्यों कनेक्ट है? क्योंकि वहाँ से मीर जाफर बनेगा, फिर मीर कासिम बनेगा, फिर मीर कासिम जो है बक्सर का युद्ध लड़ेगा, ठीक है। आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी है हमारी, पहले समझ आइए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, उसके बाद ये वाला पार्ट आप देखिए। अगर आपको किसी पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत आए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, इससे आगे हम बढ़ते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और किसी भी आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री आ रही है तो मेरा यकीन मानिए इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं जाएगा हिस्ट्री में, इसकी गारंटी मेरी।
बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।